किसी ने मुझे प्रश्न भेजा है कि भारत का क्या होगा, भारत का भविष्य क्या है। जो मैं देख पाता हूं कि भारत का कोई भविष्य नहीं है। भारत हजारों साल से गुलाम रहा है, दमित रहा है, गरीब रहा है, विवश रहा है, रोगग्रस्त रहा है और मूढ़ भी रहा है। और यही स्थिति मुझे आने वाले समय में भी दिखाई देती है। हर सरकार एक जैसी है। जो नेता, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होता है जिसके पास सचमुच समझ है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास अपनी संतुष्टि है, कुछ गुणवत्ता है। वो व्यक्ति कभी किसी से भीख नहीं मांग सकता। और राजनीति सारे महत्वाकांक्षी लोग करते हैं और वो वोटों की भीख मांगते हैं। और जो भीख मांग के सत्ता तक पहुंचता है, उस व्यक्ति की चेतना कैसी होगी, उस व्यक्ति की समझ कैसी होगी, उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या होगा। वो व्यक्ति सिर्फ अपना विकास करेगा। वो कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोच सकता। वो कभी भी जनता के भले के बारे में नहीं सोच सकता। और यही पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है। पहले राजाओं का समय था, इससे बेहतर था, मैं कहूँगा निश्चित बेहतर था बहुत सारे मायनों में, और बहुत सारे मायनों में बेहतर नहीं भी था। फिर प्रजातंत्र आ गया, भारत आज़ाद हो गया। बहुत सारे मामले में मनुष्य को स्वतंत्रता मिली, परंतु फिर राजनीतिक धीरे धीरे इस देश पे हावी हो गए और गुलाम बनाते बनाते मनुष्य को इतना गुलाम बना दिए कि मनुष्य अपना जो बोलना चाहता है उसको अपनी बात कहने की भी स्वतंत्रता नहीं है। शासन कोई भी हो, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मूल राजनीतिक व्यक्ति अपने विकास के लिए, अपनी सत्ता के लिए जीता है, न कि जनता के लिए वो राजनीतिक बनता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस देश में अच्छे लोग नहीं हैं और ये देश बहुत मूढ़ों का देश है। नहीं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या मूढ़ों की है, जो धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, कोई गांधी के नाम पे, कोई अम्बेडकर के नाम पे अलग अलग बांटा हुआ है। और ये एक राजनीतिक साजिश भी है कि जनता को बांट कर रखो, जिससे कि वो कभी यूनाइट ना हो सकें और सत्ता को खतरा ना बने। और वो अपनी इस साजिश में पूरी तरह कामयाब भी हैं। मगर उनसे ज़्यादा जो राजनीतिक अपनी इस षड्यंत्र में जो सफल हुए हैं, उसके जिम्मेदार भी तो जनता ही है ना। जनता ही तो अनपढ़ है, गंवार है, गरीब है, अशिक्षित है, लाचार है। इसलिए वो मान लेती है, उसको मानना पड़ता है। उसके पास उतनी विचार शक्ति नहीं है, उसके पास उतनी समझ नहीं है, उतनी संपन्नता नहीं है। तो व्यक्ति, भारत की जनता या तो मूढ़ है या लाचार है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो बहुत ऊंचाई पे हैं। वो सारे आध्यात्मिक लोग जिन्होंने ध्यान से अपनी चेतना को जगाई है, रियल आध्यात्मिक लोग। ये बाबा नहीं, ये जो कथावाचक हैं, बाबा हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो और भ्रष्ट हैं। जितना राजनीतिक देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे ज़्यादा ये बाबा लोग पहुंचा रहे हैं। और दोनों एक ही हैं। इसीलिए देखना, हर राजनीतिज्ञ बाबाओं के पास जाते हैं और बाबा उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या है? ये दोनों की मिली भगत है जनता को मूर्ख बनाने की। तो बाबा अपने ढंग से मूर्ख बना रहे हैं और नेता अपने ढंग से मूर्ख बना रहे हैं, और दोनों अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं।
और जो रियल जनता है वो तो बेचारी पीड़ित है, वो तो कुछ सत्य बोल तक नहीं सकती। देखते हैं रोज परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। किसान आज अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, जो इतना मेहनत करके इस देश में अनाज उगाता है। उस व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, उसे आंदोलन करने की अभिव्यक्ति नहीं है, उसके सारे हक मार दिए गए हैं। उसके बावजूद अगर वो चिल्लाता है तो उसको चिल्लाने का भी हक नहीं है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में और पंजाब में और हरियाणा में किस तरह से किसानों की शहादत हुई थी। कितने लगभग 1000 किसान मारे गए थे, मगर सरकार को कोई लेना देना नहीं उनकी मृत्यु से। यहाँ के जवान भी परेशान हैं मगर बोल नहीं सकते हैं, वो अनुशासित हैं, उन्हें अनुशासन में रहना होता है। इस देश के युवा भी पीड़ित हैं। आज उनके पास कितनी मेहनत करके तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। इस भारतीय गरीब समाज में पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, बहुत महंगा खर्च है। भारत की 70% से ज़्यादा आबादी कॉलेज जाने की स्थिति में नहीं है और कॉलेज में कुछ अच्छी प्रोफेशनल पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं है। और इस परिस्थितियों में कोई बच्चा मेहनत करके गरीबी में कर्ज लेके किसी तरह पढ़ने की कोशिश करता है तो इस तरह की व्यवस्था है कि वो अटका रह जाता है। कितने लोगों के सपने टूट जाते हैं, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, कुछ भी, चारों तरफ सरकार दमन कर रही है, धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, फरेब कर रही है और हम जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे बटे हुए हैं। कोई हिंदू के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटा है, कोई दलित के नाम पे बटा है, कोई पिछड़े वर्ग के नाम पे बटा हुआ है, कोई अति दलित के नाम पे बटा हुआ है। तो भारत में तो राजनीति स्वस्थ है ही नहीं और यहाँ सब एक जैसे ही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ठीक और वो ठीक और वो ठीक, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मगर मैं देखता हूँ सब पार्टी का एक ही मकसद है, सत्ता हथियाना, राज्य करना। मगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी को से अलग नहीं है और अलग हो नहीं सकती है। व्यवस्था ऐसी है जहाँ प्रजातंत्र होगा। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खराबी क्या है? प्रजा सरकार चुनती है और जब प्रजा सरकार चुनती है तो नेता को पाखंडी होना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है और फरेब करना पड़ता है, तब तो वोट मिलेगा, तब तो सफल होगा। बोलेगा ना अच्छे दिन आएंगे, समय बदल दूंगा, सब अमीर हो जाएंगे, तब तो जनता उसके प्रभावित होगी ना, तब तो उसकी बातों में आएगी ना जनता। और जनता तो मूर्ख ही है, वो नेताओं को सुनती है और लगता है कि एकदम सत्य बोल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये पाखंडी लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, बीमार लोग हैं, अपनी हीनता मिटाने आए हुए लोग हैं। ये लोग क्या तुम्हें अच्छा जीवन देंगे? इनसे तुम उम्मीद करते हो? तो अच्छे लोग फिर क्या करें? नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं, सब जगह होते हैं दुनिया में। और भारत तो बहुत बहुत इसका प्राचीन इतिहास है। जितने ग्रंथ भारत में हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ वो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सही शिक्षा को समझा है, पढ़ा है, विचारशील लोग हैं। ऐसे लोग राजनीति में आते नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं वो भीख नहीं मांग सकते, वो सत्ता के लिए झूठ नहीं बोल सकते, वो भ्रष्ट नहीं हो सकते, वो बेईमान नहीं हो सकते, वो फरेबी नहीं हो सकते। इसलिए वो लोग आते ही नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति में आने के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, फरेबी भी होना पड़ेगा, लोगों को ठगना भी पड़ेगा और फिर उनको उपेक्षित भी करना पड़ेगा, उनको धोखा भी देना पड़ेगा वोट मिलने के बाद। तो इतना हर व्यक्ति नहीं गिर पाता है, इतना गिरना साधारण नहीं। इसके लिए बहुत हीनता चाहिए, जिसके अंदर में बहुत हीन भाव होगा तभी वो ऐसा कर पाएगा। तो राजनीति में अच्छे लोग तो आते ही नहीं हैं और खराब लोग राजनीति में बैठे हुए हैं। और जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप कभी उम्मीद करते हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा?
मूर्खता है ये। अगर कुछ अच्छा होना होता तो प्रजातंत्र को हुए 75 साल हो गया, बहुत कुछ बदल गया होता, मगर मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी मनुष्य इतना गरीब है कि सरकार के ऊपर में राशन के लिए 5 किलो चावल के लिए डिपेंडेड है। ये इस देश की विडंबना है। और हर सरकार चाहती है कि इसी तरह से लोग गुलाम रहें, शिक्षित मत हो और वो हम पे डिपेंडेड रहे, जिससे हम उनसे वोट लेते रहें। एक षड्यंत्र है जो इनके द्वारा चला जा रहा है। तो इस देश की कोई अच्छी स्थिति होगी ये तो मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, सरकारें बदल जाएंगी, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे, मगर ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ सब जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, वो ही बहुत भ्रष्ट हो चुकी है और इस भ्रष्टता से मुक्ति नहीं मिल सकती। और मुझे तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का कोई भविष्य नज़र नहीं आता। मैं तो देख पाता हूँ कि युद्ध होंगे, भीषण युद्ध होंगे, विश्व युद्ध भी होगा, और लोग जब तक तबाह ना हो जाए एक बार दुनिया, तब तक दुनिया को कोई समझ आने वाला नहीं है। ये जैसे लोग अभी हैं, जिस तरह की राजनीति अभी है, इस राजनीति से तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता, और न ही भारत का कोई भविष्य देख पाता हूँ, न ही विश्व का कोई भविष्य। मैं तो विश्व को विध्वंस की ओर जाते देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि मनुष्य और मनुष्यता सब खत्म होने वाली है। आज सब कुछ चरम पे जाने वाला है। आज विज्ञान भी चरम पे है और उस विज्ञान के विनाश भी चरम पे हैं। जितना हम विकसित हो रहे हैं, हम चरम पे जा रहे हैं। मनुष्य कोई अच्छा थोड़ी हुआ है। इस प्रजातंत्र से, इस स्वतंत्रता से, इस गुलामी से तो मुक्त हो गया मनुष्य। अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गया, मगर क्या वो अपनी मूर्ताओं की गुलामी से मुक्त हुआ? अपनी परंपराओं की गुलामी से मुक्त हुआ? अपनी रूढ़िवादियों की चीज़ों से मुक्त हुआ? अपने अंधविश्वासों से मुक्त हुआ? अपने रोगों से मुक्त हुआ? नहीं, बल्कि और ग्रसित हो गया। जैसे जैसे स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता को उसने गलत फायदा उठाया और मोड़ होते चला गया और विभाजन की ओर चला गया। और आज लड़ रहा है वो, किसी को हिंदू लड़ रहे हैं मुस्लिम से, मुस्लिम नफरत कर रहे हैं हिंदू से, कोई सिख से, कोई ईसाई से, कोई दलित से, कोई हरिजन से, कोई आदिवासी से। सब किस तरह से लड़ रहे हैं हम, और एक ही देश के लोग हैं हम लोग, फिर भी हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं। भाजपा बोलती है कांग्रेस का नतीजा है, कांग्रेस बोलती है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, और सब पार्टियां एक दूसरे को आरोपित करती हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है, जो दो पार्टियां केंद्र में एक दूसरे के विरोध में लड़ती हैं, वो राज्य में जाके मित्र हो जाती हैं। ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये क्या खेल है? और जनता इतनी मूर्ख है कि इस खेल को भी नहीं समझ पाती। एकदम ओपन खेल है। ये कैसी नैतिकता है कि व्यक्ति, कैसी राजनीति है कि एक जो पार्टी किसी पार्टी के से कुछ एमएलए एमपी इलेक्शन लड़े और हार गए तो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और उस पार्टी में शामिल होने दिया गया उनको। ये कैसा प्रजातंत्र है? यही प्रजातंत्र है। धोखेधड़ी का नाम प्रजातंत्र है। एक्चुअल में मनुष्य को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक जाल बना गया है, और ये एक षड्यंत्र रचा गया है, जिस षड्यंत्र का नाम प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र की बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मगर प्रजातंत्र अपने आप में एक मूढ़ लोगों का समूह है मेरी दृष्टि में। अगर 100 मूर्ख एक साथ इकट्ठे हो जाएं और वो कोई शासन व्यवस्था बनाए, कुछ जीवन व्यवस्था बनाए, तो उसमें मूर्खता तो होगी ही ना। तो वही मूर्खता मुझे इस प्रजातंत्र में दिखाई देती है। बुद्धिजीवी तो हमेशा बहुत कम होते हैं, ज्ञानी तो बहुत कम होते हैं, हीरे बहुत कम होते हैं। हाँ, कोयला भरपूर होता है। तो हीरों की संख्या इतनी कम है। विचारवान, बुद्धिमान, इस देश के लिए अच्छा सोचने वाले लोग वो तो बहुत मुट्ठी भर है ना। उनकी कोई क्षमता ही नहीं है। उनके पास विज़न है, उनके पास दृष्टि है, उनके पास समझ है, परंतु उनकी तो कोई पुछारी ही नहीं है ना। यहाँ तो मूर्खों पूछने वाले लोग हैं। यहाँ उन बाबाओं की पुछारी है जिन बाबाओं को जरा भी अक्ल नहीं है, जो पूरी तरह मूढ़, अंधविश्वासी और धूर्त हैं। अभी यहाँ के सब बाबा धूर्त हैं। सब बोलने से सब नहीं हो सकते, परंतु अधिकांशता। और जो सचमुच बाबा है,
जो सचमुच ज्ञानवान है, सचमुच जिसे प्रेम है और जिसके पास ध्यान का दिया है, उसके पास तो लोग जाएंगे भी नहीं। इन नेता उनसे बहुत दूर रहते हैं और वो भी नेताओं से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं वो अच्छे से पहचानते हैं इनको, वो धोखा खाने वाले नहीं हैं। मगर ये डर में उनके पास नहीं जाते कि उनके पास जाके करेंगे भी क्या। ना इनको ध्यान करना है नेताओं को, ना इनको प्रेम करना है, इनको तो लोगों को लूटना है, सत्तावान बनना है, पावर में आना है, झूठ बोलना है, पाखंड करना है और अपने वासनाओं की पूर्ति करनी है, अपनी तृष्णाओं की पूर्ति करनी है। तो काहे जाएंगे वो? उनको ये चाहिए ही नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आए हैं और अपने स्वार्थ में, अपनी वासनाओं में इतने ज़्यादा ग्रसित हैं, बीमार हैं कहना चाहिए, कि वो सिर्फ उसकी पूर्ति कर रहे हैं और जनता उनको भगवान समझ रही है। क्योंकि जनता मूर्ख है, वो बातों में आ जाती है, काम नहीं देखती। कोई बोलता है कि कौवा कहाँ ले गया, तो अपना कान चेक नहीं करते, कौवे की तरफ भागते हैं। ये इस देश की मूल वृत्ति बन चुकी है। अब देखो लोग रोज किस तरह से बोलते हैं, उनको बोध नहीं है कि गलती तुम्हारी है, तुमने चुना है भाई और तुम चुन रहे हो। तो आज इस देश में जंगल कट जा रहे हैं, इस देश में भूखमरी आ गई है, इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं बची है, इस देश में विद्यार्थी खुश नहीं है, इस देश में किसान खुश नहीं है। और ये देश अभी भी इतना समृद्ध है कि ठीक ठीक इसका उपयोग हो सके, इस देश के धन का, इस देश के खनिज का, वनों का, और यहाँ के कल कारखाने ठीक से चल सकें, यहाँ के लोगों को ठीक से काम दे दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए, तो ये देश आज भी सोने की चिड़िया बन सकती है। थी कभी सोने की चिड़िया, ये नष्ट ही इन डाकू, लुटेरे, विस्तारवादी लोग, हिंसक लोग, इसकी वजह से नष्ट हुआ है। और फिर से सोने की चिड़िया हो सकती है, मगर ये नेता तुम्हें कभी सोने की चिड़िया होने नहीं देंगे, दुनिया को, न इस देश को। मेरे सामने कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं जानता हूँ ये विध्वंस होगा और प्रकृति के ढंग से विध्वंस होगा और युद्ध होगा और लोग मारे जाएंगे, तब एक नई दुनिया बनेगी। हो सकता है वो दुनिया इससे बेहतर दुनिया हो, मगर अभी तो मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं देख पाता हूँ दूर दूर तक क्या होगा। आज ऐसा शासन है, कल थोड़ा और बदल जाएगा, परसों। आदमी नहीं बदलेगा, आदमी बदलेगा जब उचित शिक्षा, उचित माहौल, देश में उचित व्यवस्था बनेगी। और वो व्यवस्था कौन बनाएंगे? वो राजनेता तो नहीं बना सकते, वो ये बाबा लोग तो नहीं बना सकते। वो कौन बना सकता है? जो इस देश का बुद्धिजीवी है, जो इस देश से प्रेम करता है, जिसको इस देश से अपना देश महसूस होता है, जिसके अंदर अब प्रेम है। ऐसे लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उन लोगों तक ये पहुंचेंगे नहीं। और जब तक यहाँ की जनता उनको नहीं खोजेगी, उनको अपने शासन में नहीं लाएगी, तब तक ये देश का भविष्य का कुछ हो नहीं सकता। और मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी नज़र में, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आता। चारों तरफ अंधकार है, मगर मैं इस अंधकार से निराश नहीं हूँ। क्योंकि मेरे अंदर में उजाला है, मैं ध्यान से अपने अंदर के उजाले में जी रहा हूँ। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे मुझे कोई दुख नहीं है जीवन को लेके, कोई समस्या नहीं है जीवन को लेके। मैं आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। मगर कितने लोग मेरे जैसे ध्यान करेंगे? कितने लोग अपने अंदर के प्रकाश को जगाएंगे? कितने लोग अपने आनंद को ढूंढ पाएंगे? अंदर जाना बहुत कठिन है। तुम बाहर के संसार में तो भाग सकते हो, नाम के लिए, पद के लिए, धन के लिए, सुख के लिए, वासना के लिए, मगर जो अपने अंदर नहीं आ सकते, स्वयं को नहीं जान सकते। हम संसार को तो जान सकते हैं, पूरी दुनिया का हमको पता लग जाएगा। अमेरिका यहाँ है, यूरोप इस दिशा में है, ये नदी यहाँ बहती है, मगर अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो मनुष्य भी भटका हुआ है, मनुष्य भी भटका हुआ है। जब तक मनुष्य के जीवन में ध्यान का दिया न जले, तब तक मनुष्य की कोई संभावना नहीं है, किसी राष्ट्र की कोई संभावना नहीं है,
ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे, ऐसी ही पीड़ाएं बनी रहेगी, ऐसे ही जनता पिसती रहेगी और कभी ये स्वस्थ हंसमुख और प्रसन्न समाज नहीं बन पाएगा। इन राजनीतिज्ञ लोग इन्हें बनने नहीं देंगे, ये बाबा लोग इसको बनने नहीं देंगे और जो सत्य बोलेगा उसको मार दिया जाएगा, चाहे वो जीसस हो, चाहे सुकरात हो, चाहे ओशो हो। तो मैं उम्मीद नहीं करता, मगर मैं अपने अंदर ध्यान का दिया जलाता हूँ और उस प्रकाश में मैं परम आनंद में लीन हूँ और मुझे लगता है ये अवसर, ये संभावना सबके लिए है। अगर उसको ये भ्रम टूट जाए कि बाहर से सुख मिलेगा तो अंदर जाएगा। मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं बहुत भटक के देख चुका था, बाहर में सुख नहीं मिला और अगर मिला भी तो सुख का भ्रम मिला और इतना क्षणिक मिला और उसके साथ बहुत सारा दुख मिला, बहुत सारी परेशानियां मिली। शुरू में चीज़ें लुभावनी लगती हैं, अच्छे पैकेट में पैक होती हैं, सब कुछ सुंदर होता है, और जब अंदर जाओगे तब उसके दुख समझ में आते हैं, उसकी सारी छिपी हुई चीज़ें बाहर आती हैं। तो अब मुझे इस संसार से कोई सुख की आशा नहीं है, इसलिए मैं अपने अंदर ही ढूंढ रहा हूँ और रोज पा भी रहा हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ। जहाँ तक मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, न मुझे राजनीति से कोई लेना देना है। मैं तो अपने एक छोटा सा अपने गुरुओं का शिष्य हूँ। मेरी पहचान एक शिष्य की तरह है, मैं एक शिष्य हूँ और मैंने जीवन में सीखा है। शिष्य का अर्थ ये भी यही होता है, सीखना, और मैं लगातार सीख रहा हूँ। मैंने भौतिक दुनिया को भी सीखा, समझा, अब आध्यात्मिक दुनिया को भी सीख रहा हूँ। सीखते सीखते मैं उस प्रकाश तक पहुँच गया हूँ जहाँ सीखना भी खत्म हो रहा है अब। मगर मैं अभी भी एक शिष्य हूँ और मेरी शिष्यता यही है कि मैं सीख रहा हूँ। मैं दुनिया से सीख रहा हूँ, अस्तित्व से सीख रहा हूँ, प्रकृति से सीख रहा हूँ, गुरुओं से सीख रहा हूँ। और मेरे सिर्फ एक गुरु नहीं है, मैं तो कहता हूँ पूरा जगत मेरा गुरु है, क्योंकि सबसे मैंने कुछ न कुछ तो सीखा है। इसलिए कोई पर्टिकुलर एक ही गुरु से मैं सीख रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं तुमसे भी सीखता हूँ, हर व्यक्ति मुझे ये सिखाता है, हर व्यक्ति मिल के ही तो मुझे ये सिखाया कि आनंद अपने अंदर ढूंढो, बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे सब गुरु हैं और मैं एक शिष्य हूँ। मेरा जीवन एक शिष्यत्व का जीवन है और मैं अपने शिष्यत्व के साथ आनंदित हूँ। तो जो प्रश्न भेजा है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का तो कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य जरूर है। तुम चाहो तो अपने अंदर जाओ, जागो, ध्यान करो और अपने आप को जगा लो, और जो तुम अनकॉन्शियस बिहेव कर रहे हो, अनकॉन्शियस लाइफ जी रहे हो, उससे मुक्त हो जाओ। कॉन्शियस होके जियो, देखो, समझो, अटैच्ड मत हो जाओ, भ्रमित मत हो जाओ, कंफ्यूज मत हो जाओ और वासना में भागो मत। थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, थोड़ा अनुभव करो, थोड़ा साक्षी हो, तो ये तो ध्यान से ही घटेगा ना। और कोई दूसरा वे है ही नहीं, ओनली मेडिटेशन। हर दिन मेडिटेशन करो और जब भी समय मिले जरूर मेडिटेशन करो, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हें जगा सकता है, वही तुम्हें प्रकाश दे सकता है, वही तुम्हें विवेक दे सकता है, वही तुम्हें दृष्टि दे सकता है। अन्यथा तुम शरीर को ही महत्वपूर्ण मानते रह जाओगे, तुम अपने मन और मन की इच्छाओं को ही महत्वपूर्ण मानते रह जाओगे। तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम इनसे कहीं ज़्यादा हो, तुम कुछ और हो। उसी को तो जानना है कि मैं कौन हूँ। क्या कोई जानता है कि तुम कौन हो? कोई शरीर ही मात्र नहीं है मनुष्य, नहीं मनुष्य मन है। मनुष्य इन दोनों के बाद भी एक और है। जैसे तीन तल होते हैं ना, एक तो कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो हमारी बॉडी है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा माइंड है, और इन दोनों को चलाने वाली एक एनर्जी है, वो सोल है। तो उस सोल का एक्सपीरियंस जब तक ना हो जाए, तुम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को ही महत्वपूर्ण मानते रह जाओगे। और लोग मानते ही हैं। किसको दिखाई देता है उसमें बहता हुआ अदृश्य करंट? अगर वो करंट ना हो तो कंप्यूटर चलेगा? तो तुम जो असली जो करंट है, ऊर्जा है, वही ऊर्जा तो असली है। तो जब तक तुम स्वयं को न जान लो कि तुम एक दिव्य ऊर्जा हो, तब तक तुम्हारे जीवन में भ्रम बना ही रहेगा, भय बना ही रहेगा, वासना बनी ही रहेगी, भटकते ही रहोगे।
जब तुम अपने को जान जाओगे, तुम वो सिर्फ शरीर नहीं हो, सिर्फ मन नहीं हो, इन दोनों के देखने वाले हो, तुम सोल हो। तब तुम सुख से भी मुक्त हो जाओगे और दुख से भी मुक्त हो जाओगे। सुख और दुख दोनों ही भ्रम हैं, दोनों ही मन और शरीर के भ्रम हैं, आत्मा के भ्रम नहीं है, चेतना के भ्रम नहीं है। जब तुम कॉन्शियस होगे तो इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। तो बहुत लोग सोचते हैं सुख से मुक्त हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा। जो बचेगा उसे मैं आनंद कहता हूँ। उस सुख के करोड़ करोड़ गुना ज़्यादा एक अलग ही डायमेंशन की चीज़ है। सुख तो बहुत छोटी चीज़ है, सुख के साथ साथ दुख भी आते चलता है, आएगा ही। सुख के डब्बे में दुख की मिठाई छुपी है। अलग डब्बे को देख के या मिठाई के ऊपरी रंग रूप को देख के ये भूल जाते हैं कि इसमें बहुत शक्कर है जो शरीर की हड्डियों को गलाएगा। परंतु ठीक है, और फिर लालच भी आता है, खा भी लेते हैं, भले जो हो। तो ये मेरा कहने का अर्थ यही है कि जब तक तुम इस संसार को बाहर कोई देख के जी रहे हो, तुम भ्रमित हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ध्यान के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि न तुम प्रार्थना से मुक्त हो सकते, पूजा से मुक्त नहीं हो सकते, कथा सुन के मुक्त नहीं हो सकते, खाली मंत्र जाप करके मुक्त नहीं हो सकते। ध्यान से हो सकते हो। ध्यान अर्थात साक्षी, साक्षी मतलब विटनेस। तुम अपने शरीर अपने मन के विटनेस बन जाओ, दूर खड़े होकर देख पाओ और दोनों से डिटैच हो जाओ और तुम जान जाओ कि आई एम सोल, नॉट बॉडी नॉर माइंड। ये एक्सपीरियंस तुम्हें मुक्त करेगा और कोई भी चीज मुक्त नहीं कर सकती। तो भारत का तो कोई भविष्य है ही नहीं, और दुनिया में पश्चिम के लोगों का कौन सा भविष्य है। अगर भविष्य होता तो भाग भाग के भारत क्यों आते, और भारतीयों का कोई भविष्य होता तो भाग भाग के विदेश क्यों जाते। ये दुनिया बस ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलते रहेगी। एक भ्रम की दुनिया है जिसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरा का पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। हाँ, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप ठीक हो सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। आपकी संभावना है, मनुष्य की संभावना है, व्यक्ति की संभावना है। पूरे समाज और पूरे देश की कोई संभावना नहीं है। ये कभी शायद हो ही ना।